नमस्कार दोस्तों। हम दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 1 यूपीपीसीएस का फास्ट रिवीजन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में ये दूसरी वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 50 तक हमने कर लिया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो सही है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। जी नहीं, समान रूप से सीधा होता है। जबकि उल्टा किसका होता है? अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड पूछता तो उसका उल्टा होता है। इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया, केवल एक सही है। 52, कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है। तो जो सही कथन है सिर्फ देख लेते हैं। आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र कहते हैं। दरअसल इसमें दो पॉइंट होता है, एक होता है कार्बन न्यूट्रल और उससे जब एक कदम आगे होता है तो कार्बन पॉजिटिव होता है। कार्बन न्यूट्रल या कार्बन शून्य किसे कहते हैं? जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य हो तो उसे कार्बन न्यूट्रल या कार्बन शून्य क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होता हो, तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 53, हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। 54, मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज का उपयोग मित्र विदेशी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था? तो आईएनएस एरावत का प्रयोग किया गया था। इसलिए विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। 55, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो सिर्फ सही कथन पढ़ लेते हैं और गलत वाला छोड़ देते हैं। सही कथन बी है इसका, उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है। किस चीज़ के मामले में? रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में। तो रीट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है और उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कम है, यानी संकीर्ण है। 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो जो सही है उसे देख लेते हैं पहले। पहला कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति है। तो पहला ही कथन गलत हो गया। ये केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति नहीं होता है, ये केंद्र सरकार के एजेंट जरूर होता है लेकिन केंद्र सरकार के अधीन नियुक्ति नहीं होता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद की जाती है जब वह इसे आवश्यक समझता है। तो जी नहीं, ये प्रधानमंत्री से परामर्श लेने का और जब वो आवश्यक समझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। अब तीसरा कथन देखते हैं। इसमें पूछ क्या रहा था? अच्छा, गलत ही पूछ रहा था। तो तीसरा कथन देखते हैं क्या है। एक राज्यपाल के अधीन भारतीय राष्ट्रपति के समान एक राज्यपाल के पास भी मृत्यु दंड को क्षमा देने की शक्ति होती है? नहीं, मृत्यु दंड को क्षमादान की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में होती है। इसलिए एक भी गलत, दो भी गलत, तीन भी गलत हो गया। चौथा नंबर देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। तो ये कथन सही है, इसलिए केवल 4 सही है। लेकिन पूछ रहा था क्या, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1, 2, 3 सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 57, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 यानी 75 और अनुच्छेद 164 यानी 164। तो 164 और 75 दोनों में निहित है। 164 विधानसभा के लिए और 75 संसद के लिए। तो इसीलिए विकल्प सी, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। 58, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। इसके अन्य विकल्पों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है 1917 में। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। ये 1887 में जो मद्रास में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, उस समय ये अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय ये 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
ये एनी बेसेंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछता है। और बदरुद्दीन तैयबजी वाला भी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। 59 नंबर। जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना भारत की राजनीतिक उन्नति हेतु इंग्लैंड में प्रचार कार्य के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से किसे इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो विलियम बेडरवर्न को निर्वाचित किया गया था, और विलियम डिग्बी इसके सचिव थे। तो विलियम बेडरवर्न, इसका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर। कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो ये सही है, एकमात्र प्रतिनिधि थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। तो कथन और कारण स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ साथ एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या भी करता है, इसलिए ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। 61। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62। कथन है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी नहीं, सभी स्थानों पर कैसे किया जाएगा? शैडो जोन भी तो होता है, तो वहाँ कैसे करेंगे? इसलिए कथन गलत हो गया। कारण देखते हैं। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती है। तो वक्राकार पथ पर चलती है, ये बात सही है, इसलिए ए असत्य हो गया, आर सत्य, इसलिए डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 63। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हार्मोन और स्रावित ग्रंथियों के रूप में। तो देखते हैं इसका सही कौन सा है। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टेज से स्रावित होता है, ये पुरुष स्रावित ग्रंथियां हैं। टेस्टीज भी पढ़ते हैं इसको, टेस्टेज लिखा हुआ, टेस्टेज से टेस्टोस्टेरोन। फिर प्रोजेस्टेरोन ये अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय एक महिला स्रावित ग्रंथियां हैं। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। और थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। थायरॉक्सिन का थायराइड ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन का टेस्टीज या टेस्टेस, प्रोजेस्टेरोन का अंडाशय और इंसुलिन का अग्न्याशय। 65। निम्नलिखित में से एकता का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो कृषि शिक्षा पोर्टल। एकता क्या है? कृषि शिक्षा पोर्टल है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66। कथन है, प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसे व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, उसे पहचाना जाता है। सही है, प्रत्यक्ष कर तो व्यक्ति पर ही आरोपित किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स। कारण क्या है इसके पीछे? इस कर के भार को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, सामान्य स्थिति में इसका स्थानांतरित नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य होने के साथ साथ एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। 67। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, अल्फा जैव विविधता एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है। तो ये कथन सही है। अल्फा जैव विविधता जो होता है एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता के बारे में बताता है, जबकि गामा के बारे में क्या लिखा हुआ है? जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता की तुलना है। नहीं, ये बीटा के बारे में सही है। जैव विविधता ये मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के जो विविधता की तुलना होती है, ये बीटा के द्वारा होती है, बीटा जैव विविधता के द्वारा। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अल्फा जैव विविधता के अंतर्गत किसी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता कितनी है इसको देखा जाता है, जबकि बीटा जैव विविधता के अंतर्गत दो पारिस्थितिकी तंत्र या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की विविधता को देखा जाता है। जबकि गामा के बारे में क्या है? तो गामा के बारे में देखिए, इधर लिख रखा हूँ मैं, एक क्षेत्र में कई पारिस्थितिकी तंत्र होती है तो उसके समग्र विविधता को देखा जाता है गामा में। तो ऐसे इसमें सही आंसर सिर्फ हो गया ए, क्योंकि कथन एक ही सही था, इसलिए ए सही हो जाएगा। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया? 2008 में, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा इसका आंसर। 69। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो ध्यान से देखना, स्टैच्यू ऑफ पीस लिखा हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं। यूनिटी पूछेगा तो गुजरात, स्टैच्यू ऑफ पीस पूछे तो राजस्थान, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। 70। कथन क्या है?
सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, बिल्कुल गलत हो गया ये पहला ही। कारण क्या है इसका, कुछ संवैधानिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो हाँ, कुछ संवैधानिक अधिकार को विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए आर सही, ए गलत, विकल्प डी सही इसका आंसर हो जाएगा। 71 अनुच्छेद और संबंधित राज्य को सही सुमेलित करना है। तो वैसे सारा सही सुमेलित ही है, बस खाली मैं पढ़ देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद 171 असम, अनुच्छेद 171 बोल रहा हूँ 371 371 बी असम से संबंधित है, 371 एच अरुणाचल से संबंधित है, 371 एफ सिक्किम से संबंधित है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, गड़बड़ हो गया था। 371 बी असम से, 371 एच अरुणाचल से, 371 एफ सिक्किम से, इसलिए 1 2 3 सही है, डी विकल्प नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। 72 सही आंसर, सही सिर्फ सुमेलित देखना है, तो सही सिर्फ है खजुराहो मंदिर चंदेल वंश, इसका सही विकल्प यही है, गलत वाले को छोड़ देते हैं। 73 नंबर निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलन किया था, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं कथन है उसे देखना है। तो जो सही कथन है उसे देख लेते हैं पहले। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ। तो ये सही है, क्योंकि 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा सी नंबर देखते हैं। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। तो हाँ, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के द्वारा किया था। डी नंबर इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया, बिल्कुल लिया था। तो बी सी डी सही है, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है। तो देखिए ए नंबर जो है सही नहीं है। कैसे नहीं सही है देख लेते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नहीं ऐसा हुआ था, ये चौरी चौरा कांड के कारण हुआ था। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें हिंसा हो गई थी, तो गांधी जी ने 5 फरवरी के 7 दिन बाद यानी 7 5 12 फरवरी को समाप्त कर दिया, बोला हिंसा हो गई इसलिए ए गलत हो गया। 75 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवाएं प्रकृति में ठंडी होती है? तो बोरा स्थानीय हवाएं जो है बोरा, इसको मैप में लोकेट कीजिए, ये ठंडी होती है। केवल 3 सी ऑप्शन नंबर। 76 कथन है द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये गलत हो गया, ये द्रविड़ से कंफ्यूज नहीं होता है, ये द्रविड़ क्रम की चट्टानें पूछ रही है, तो इसलिए ये उत्तर भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में नहीं, इसलिए कथन गलत हो गया। कारण क्या है? द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हाँ बिल्कुल है, पाए जाते हैं, इसलिए आर सही है, ए गलत, तो डी नंबर ऑप्शन। 77 कौन से स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है ये बताना है इसमें 77 में। तो जैव आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, जबकि जंतु उद्यान और बीज बैंक ये बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 78 मर्केल सेल पॉलीओमा वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन सकता है? तो त्वचा का कैंसर। मर्केल सेल पॉलीओमा वायरस त्वचा का कैंसर संबंधित, डी नंबर ऑप्शन। 79 वे कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है? तो तीनों माध्यम है। प्रत्यक्ष कर दर में अगर वृद्धि कर दे तब भी कर वृद्धि हो जाएगी, कर में वृद्धि हो जाएगी। कर आधार में वृद्धि करें तब पर भी राजस्व में वृद्धि हो जाएगी, कर राजस्व में वृद्धि होगी। और सी नंबर कर अनुपालन को लागू करवाना। तो ये तो तीनों हैं वो कर राजस्व में वृद्धि होने के उपाय हैं, इसलिए डी नंबर उपरोक्त सभी। 80 नवंबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की। इस पुरस्कार का नाम क्या था? तो लीलावती पुरस्कार। महिलाओं को विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार था लीलावती पुरस्कार। 88 नंबर वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है यह जैव विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए एक फंडिंग संगठन के रूप में कार्य करता है। तो बात सही है, CVD और UNFCCC दोनों के लिए क्या करता है? फंडिंग का काम करता है GEF। दूसरा कथन GEF पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी कार्य करता है। ये बेकार वाली बात है, वैज्ञानिक अनुसंधान किसी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है GEF। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर। 89
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण इसका है टंगस्टन। सी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लीजिए। देखिए, तीन तरह के इस संदर्भ में तीन तरह के पदार्थ होते हैं। एक होते हैं अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय और एक होता है लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय वो होता है जो, जैसे इसको फेरोमैग्नेट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका अगर आंसर पूछा जाता तो बी हो जाता। लेकिन एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? प्रतिचुंबकीय वो होता है जो मतलब बिल्कुल आकर्षण होता ही नहीं है, जैसे कि चांदी हो गया और एंटीमनी हो गया। अगर ये पूछता तो चांदी और एंटीमनी आंसर उसका हो जाता। अनुचुंबकीय ये होता है कि क्षीण रूप से आकर्षण होता है, मतलब आकर्षण नहीं भी नहीं होता है और ढेर सारा भी आकर्षण नहीं होता है, बस एकदम थोड़ा सा क्षीण रूप से। तो इसी के रूप में ये इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अब 90 नंबर देखते हैं। वीडियो को ना आप फास्ट करके भी रिवीजन कर सकते हैं 1.25 में ऐसे करके, और 2-3 बार अगर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि पढ़ें कितना भी, रिवीजन जितना ज़्यादा करते हैं वही लाभ करता है। मतलब मेरा तो मानना ये है कि कम पढ़ें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, तभी लाभकारी वो सिद्ध होता है एग्जामिनेशन हॉल तक। तो इसी उद्देश्य के साथ चलना चाहिए हम लोगों को। 90 नंबर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन जो है, इसमें दरअसल सही कथन पहचानना है। तो समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान NFSH की नोडल एजेंसी है। तो ये सही है इसका आंसर। पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन क्या है? यह भारत के चुनिंदा राज्यों में परिवार के प्रतिनिधि नमूने में किया जाने वाला एक व्यापक बहुचरणीय सर्वेक्षण है। बिल्कुल गलत। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये चुनिंदा राज्यों के लिए नहीं, सभी राज्यों के लिए है। तो ये दूसरा कथन गलत हो गया। चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2018 से 19 में आयोजित किया गया था, ये गलत है। चौथा जो हुआ था NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 2014 से 15 में हुआ था। और 18 से 19 में ये क्या कौन सा हुआ? 5वां नंबर वाला हुआ, 5th नंबर। तो इसमें सिर्फ सही 1 नंबर हो गया, इसलिए विकल्प नंबर 20 सही आंसर। 91, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप वेधशाला, जिसे प्रतिष्ठित IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्रदान किया गया है, कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश 1-2-3 समझौते के भागीदार हैं? तो भारत और USA 1-2-3 समझौते के भागीदार हैं। दरअसल जो नागरिक न्यूक्लियर समझौता है ना भारत और USA के बीच, उसी को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो इसी को कह रहे हैं 1-2-3 समझौता। तो भारत और USA के बीच विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93, निम्नलिखित समितियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी? तो जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी, उन कमेटी का नाम सिर्फ बताना है। तो थुंगन समिति ने भी ये बात कही थी और गाडगिल समिति ने भी ये बात कही थी, इसलिए 1 और 4 सही, विकल्प नंबर बी इसका उत्तर होगा। 94, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु मृच्छकटिकम की क्या थी? विकल्प नंबर ए है इसका सही आंसर। वैसे एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग। तो एक चारुदत्त जो था वो धनी व्यापारी था और गणिका बसंत सेना गणिका एक थी। तो इन दोनों के बीच का जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में ही मृच्छकटिकम में वर्णन किया गया है, शूद्रक द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो शूद्रक ने की थी, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 95, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तुलसीदास के संबंध में जो सही कथन है पहले उसको देख लेते हैं। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, हाँ थे। अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका उल्लेख है, हाँ अबुल फजल के आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख किया गया है। वे दरबारी कवि नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ये भी सही कथन है, तुलसीदास कभी दरबारी कवि नहीं थे। अच्छा, बी नंबर में क्या था? उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है, इसलिए इसका बी नंबर जो है गलत है और यही पूछ रहा था। 96, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखते हैं, ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। तो सही बात है, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही तो मैंग्रोव उगेंगे। दूसरा है, गूदेदार पत्तियां, धंसा रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं। तो
काफ़ी जटिल कथन है, लेकिन ये सही कथन है। और सी नंबर यानी तीसरा कथन जो है, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है। तो पश्चिम बंगाल में सही बात है, सही आवरण है। 42.45% सिर्फ भारत का मैंग्रोव बंगाल में ही, बंगाल की खाड़ी के आसपास में ही है मैंग्रोव। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो यहीं पर गलत हो गया तीसरा लाइन, क्योंकि बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण होने के बाद का जो दूसरा सर्वाधिक है वो गुजरात में है। तो अंडमान का स्थान तीसरा नंबर में आता है, तो इसलिए गलत हो गया। तो 1 और 2 सही, इसका आंसर बी डी नंबर हो गया। 97 दो सूची को मिलाना है। कन्वेंशन और संबंधित विषय, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ से। मीनामाटा कन्वेंशन ये मरकरी प्रदूषण से। और स्टॉकहोम कन्वेंशन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ, मीनामाता कन्वेंशन मरकरी प्रदूषण, स्टॉकहोम कन्वेंशन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण। बी इसका सही आंसर है। 98 जाइलम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल गलत लाइन है। जाइलम का संबंध जल से है, भोजन से नहीं। भोजन का तो काम करता है फ्लोएम। दूसरा कथन क्या है? पहला तो गलत हो गया। फ्लोएम जल व खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ये भी गलत हो गया। फ्लोएम भोजन के लिए, जाइलम जल के लिए, उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है। तो ना तो 1 और ना ही 2, विकल्प नंबर डी सही इसका आंसर है। 99 एक भाले द्वारा तय की गई दूरी का क्षैतिज परास निर्भर करता है। तो इसका सही विकल्प है बी, आरंभिक चाल और उन्नयन कोण पर एक भाले द्वारा तय की गई दूरी का क्षैतिज परास निर्भर करता है। 100 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष तक सभी के लिए आवास की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है? तो 2022 तक रखती है, इसलिए इसका बी विकल्प सही हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। लेकिन हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ये मेरे मोटिवेशन का कारण होता है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं, और सब्सक्राइबर भी मुझे बढ़ाने हैं, तो उसमें भी आप मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।